नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। कक्षा 12th राजनीति विज्ञान की परीक्षा आप लोगों के हो चुकी है। पेपर जैसा भी हुआ है उसे आप लोगों को स्वीकार करना है। मैं हमेशा एक बात साझा करता हूं कि प्राप्तांक या प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपने सीखा कितना। क्योंकि हो सकता है कि 18 अध्याय या इस बार आप लोगों के 15 अध्याय थे, इन 15 अध्याय में से आप जो प्रश्न तैयार करके गए हो सकता है उनमें से कुछ प्रश्न नहीं आए, तो कुछ प्रश्न आपके गलत हो गए, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छा पेपर था। इस पेपर को वही विद्यार्थी ठीक से अटेंड कर पाए जिन्होंने संपूर्ण अध्ययन किया, वर्ष पर्यंत अध्ययन किया। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने पिछले 2 दिन में हमने 5-6 वीडियो जो आप लोगों के लिए अपलोड किए, उन वीडियो को भी ध्यान से देखा है, तो मेरे हिसाब से 40 से 50 नंबर के प्रश्न वहां पर आप लोगों के कवर हो रहे हैं और अच्छे नंबर आने की आप लोगों की स्थिति है। आपके कौन सा प्रश्न सही हुआ और कौन सा गलत हुआ, इस पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग मिलान कर सकते हैं, अपना पेपर ले सकते हैं। हम 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के सारे प्रश्नों की यहां पर आज चर्चा करने वाले हैं। बड़े जो निबंधात्मक प्रश्न बड़े सरल आए थे, आराम से आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन छोटे छोटे जो प्रश्न थे वो प्रश्न वास्तव में थोड़े अच्छे प्रश्न थे, ढंग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी उसको सही कर पाए। आइए हम आपका समय की महत्ता को समझते हुए सीधे हम राजनीति विज्ञान के वर्ष 2024 में जो उच्च माध्यमिक परीक्षा हुई है उसके पेपर हल की हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। मैं बिल्कुल पेपर की ही पीडीएफ बना के लाया हूं, मैं पढ़ लूंगा, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो। सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई? हम अब ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल आंसर मिलाना है। तो बोरिस येल्त्सिन जो सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति भी बने थे, रूस के राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के विघटन के बाद में, और कम्युनिस्ट पार्टी से त्यागपत्र देने के बाद इन्होंने जो है मिखाइल गोर्बाचेव या सोवियत संघ के विरुद्ध में एक आंदोलन किया। उस आंदोलन का नेतृत्व बोरिस येल्त्सिन के द्वारा किया गया। तो इसमें उत्तर सही होगा आप लोगों के वो। दूसरा, आसियान क्षेत्रीय मंच, इसकी हम लोगों ने चर्चा भी की, बोरिस येल्त्सिन की भी हमने चर्चा की थी। आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब की गई? 1994। इसका उत्तर होगा आप लोगों के द सही। नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ? वर्ष 2008 में राजतंत्र का अंत हुआ और वहां पर नया संविधान बनाकर लागू किया गया था। हालांकि 2015 में फिर से, लेकिन एक बार अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसका उत्तर होगा वर्ष 2008। तो इसका उत्तर भी होगा ब आप लोगों के। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? ध्यान रखना, कोफी अन्नान को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें बच्चों ने क्या कर रखे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मैंने जो आप लोगों को राइट लगवा रहा हूं वो उत्तर सही है। कोफी अन्नान ने जो है कोफी अन्नान को वर्ष 2001 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है अवरोध। अवरोध यानी कि युद्ध से होने वाले नुकसान को बड़ा चढ़ाकर बताना, ताकि सामने वाला युद्ध करने का विचार ही त्याग दे। तो 5 में होगा द। छठा प्रश्न, 1992 में रियो डी जेनेरिया में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? पर्यावरण और विकास। कि जिस तरीके से विकास हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसका उत्तर भी होगा ब। ये क्या मामला, ब द यार, है सब एक बीच में स आया है। हाँ, ये देखिए पहले प्रश्न, हाँ पहले प्रश्न का उत्तर आपके ब, दूसरे प्रश्न का उत्तर द, तीसरे का ब, चौथे का स, पांचवे का द, छठे का ब और आठवां। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक कब हुई? मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने चारों बैठकों के बारे में चर्चा की थी। उसमें से 2 बैठकें इस पेपर में पूछे गए। तो ब्राजील के अंदर जो है प्रथम बैठक हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम की। इस बात का आप लोग मिलान कर दीजिए, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। मेघालय राज्य कब बना? 1972 में 3 राज्य बने, उनमें से एक राज्य कौन सा था आपके? मेघालय। तो आपके इस प्रश्न में उत्तर सही होगा द, 8 में द। अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पीसी महालनोबिस। इसका उत्तर भी आपके ब। और नीति निदेशक तत्व, इस प्रश्न की भी हमने चर्चा की थी। इसका उत्तर होगा आप लोगों के अ, अनुच्छेद 51। भारत में लोकसभा के किस चुनाव में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई? इसका उत्तर होगा 1967, क्योंकि पहली बार कांग्रेस के विरुद्ध में गैर कांग्रेसी जो दल थे वो सब एक छतरी के नीचे आए, जिन्हें राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद कहा था। तो 1967 में उत्तर सही होगा 12 का। 13, 1974 में 1974 में
रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई थी। सीधा सीधा तथ्य है, इसका उत्तर है द सही। आशु, असम, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन असम से संबंधित है और बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन किया था इस संगठन के नेतृत्व में। बॉम्बसेप, ये प्रश्न बार बार आता है। 1978 में बॉम्बसेप का गठन हुआ था, 1978। इसका उत्तर हो गया आपके फिर से ब। ये 15 प्रश्न थे। इन 15 में से यदि किसी विद्यार्थी के 12 प्रश्न भी सही है तो वो अच्छी स्थिति में है, 11 प्रश्न सही है तो भी अच्छी स्थिति में है, और यदि आपके 13, 14, 15 सही है, 15 सही है तो बहुत अच्छी बात है। आप में से किसी के इन 15 में से कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट्स करके आप लोग अवश्य बताएं। YouTube पर हमने पूरी एनसीईआरटी को पढ़ा रखा था, यदि आपने उन वीडियो को देखे हैं तो आपका पेपर कैसा हुआ ये भी मुझे जरूर बताएं। अब रिक्त स्थान की बात करते हैं। पूर्व जर्मनी की आम जनता ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया कब? नवंबर 1989। देखिए यहां से दो प्रश्न लगातार पूछे गए थे, दो प्रश्न यहां से लगातार पूछे गए थे। एक प्रश्न तो पूछ लिया गया, सही पूरी डेट लिखे तो 9 नवंबर 1989। आप यदि 1989 भी लिखते हैं तो मेरे हिसाब से ये उत्तर आपका सही माना जाएगा। दो प्रश्न पूछ लिए कि पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन की दीवार को गिराया और 1961 में इस दीवार को निकाला गया था। अगले ही वर्ष 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, यह प्रश्न भी पूछा गया था। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए भारत ने 1987 में शांति सेना भेजी थी। राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में समझौता हुआ था 1987 में, और उसके तहत श्रीलंका में भेजी जाती है शांति सेना जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए। यह उत्तर इसका सही रहेगा। तीसरा, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को कहा जाता है मानवता की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा या विश्व की सुरक्षा, या विश्व की सुरक्षा। दोनों में से यदि आपने एक भी लिखा है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, एक में से एक। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कब हुई? वर्ष 2004 में। कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी वर्ष 2004 में। तो ये प्रश्न 4 प्रश्न हमने हल किए हैं, आगे देख लेते हैं। 7 प्रश्न है वैसे आपके ये। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे टोटल। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? जेसी कुमारप्पा, जेसी कुमारप्पा। ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों के ये रहेगा। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा मिला था। ये इसका उत्तर ये रहेगा। इन 7 रिक्त स्थान में से यदि आपने 5 भी सही किए हैं, 4 भी सही किए तो आपकी स्थिति अच्छी है। आप में से किसके इन 7 में से कितने सही हुए ये आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगला अब एक एक नंबर के प्रश्न। सबसे पहला ये जो अति लघुतरात्मक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ अक्टूबर 1991। ये 1990। यदि आपने 1990 भी लिखा है तो मेरे हिसाब से नंबर आपको पूरे मिलने चाहिए, पर सही उत्तर, पूरे उत्तर की बात करें तो अक्टूबर 1990। संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद में स्थायी सदस्यों के नाम, ये तो सबका सही हुआ होगा। आप कोई 2 लिखने थे, 5 नाम मैं बता देता हूं, 5 में से जो भी आपने लिखा वो सही होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, चीन, रूस। फ्रांस, चीन, रूस। पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया था, तो इसके आधार पर इन 5 में से कोई भी लिखा है 2 नाम तो आपके सही होगा। 1 लिखा है तो आधा नंबर मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य 5, अस्थायी सदस्य 10, टोटल हो गए 15। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य 5, अस्थायी 10, टोटल हो गए 15। सुरक्षा परिषद में कोई भी निर्णय मतदान के द्वारा लिया जाता है। 15 ही सदस्य अपने मत का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि इन 5 स्थायी सदस्य में से एक भी सदस्य जो निर्णय लिया जा रहा है उसके विपक्ष में मत करता है तो वो निर्णय रोक दिया जाएगा, उस निर्णय को पारित नहीं किया जाएगा या इसको लागू नहीं किया जाएगा। तो सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है।
स्थायी सदस्य वीटो यानी निषेधाधिकार का प्रयोग कर किसी भी फैसले को रोक सकता है। आप यदि एक लाइन में लिखना चाहो तो स्थायी सदस्य के द्वारा निषेधाधिकार वीटो की शक्ति का प्रयोग करके सुरक्षा परिषद में कोई भी निर्णय लिया जाता तो उसको रोक सकता है। इसको निषेधाधिकार की शक्ति कहते हैं। लगभग इसके मिलता जुलता आपने चीजें लिखी है तो आपको एक में से पूरा 1 नंबर मिलेगा, यानी कि निर्णय को रोकना। एक ही शब्द में बात करें तो निर्णय को रोकना। हालांकि फिर देखिए, इन 5 में से 4 एक तरफ है और 10 एक तरफ है। ये अरे भाई क्या मामला हो गया, ये 10 एक तरफ है, फिर भी जो है 14 सदस्य एक तरफ है, एक सदस्य ने भी वीटो का शक्ति का प्रयोग कर दिया तो फिर वो है निर्णय नहीं लिया जाएगा। अगला, वैश्विक मामलों से सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप कौन से हैं? एक पारंपरिक और दूसरा अपारंपरिक। ये 2 लिखे हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का शीर्षक क्या था? तो ये शीर्षक पूछा गया था, हमने भी इन प्रश्नों की चर्चा की है। लिमिट्स टू ग्रोथ। ये फैक्ट है, देखिए, लिमिट्स टू ग्रोथ। आपने ऐसा कैसा लिखा है, 1972 में था ये, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। शीर्षक था इसका क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का लिमिट्स टू ग्रोथ। भारत में मूलवासी किन्हें कहा जाता है? अनुसूचित जनजाति, जिन्हें हम एसटी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति। भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति या आदिवासी भी कहा जाता है। आदिवासी, ये इसका उत्तर हो गया सही। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वीटो का पावर, खैर मैंने सारे बता दिया, आप लोग मिलान कर दीजिए कितने आपके सही हो रहे हैं, ये भी देख लीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है प्रवाह। प्रवाह किसका? प्रवाह वस्तुओं का। प्रवाह वस्तुओं का प्रवाह। और किसका? वस्तुओं का प्रवाह। और मुद्रा, यानी कि मुद्रा ही ठीक रहेगा, मुद्रा का प्रवाह। पूंजी भी लिख सकते हैं आप इसमें, पूंजी। और विचारों का प्रवाह और सेवाओं का लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं लोगों की आवाजाही। लोगों की आवाजाही यानी वैश्वीकरण का तात्पर्य है एक देश से दूसरे देश में व्यापार को बढ़ोतरी, वस्तुओं का आदान प्रदान। जब वस्तुओं का आदान प्रदान होगा तो मुद्रा का आदान प्रदान होगा। एक देश से दूसरे देश जाकर, एक देश से व्यक्ति दूसरे देश में जाकर यदि काम करता तो लोगों की आवाजाही होती है। जब व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाते तो विचारों का भी आदान प्रदान होता है। ये जो आपस में विचारों, पूंजी, वस्तुओं, लोगों की आवाजाही हो रही है, इससे विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव उत्पन्न होता है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, पूरा विश्व आपस में जुड़ जाता है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव यानी वैश्वीकरण का तात्पर्य है पूरे विश्व का एकीकरण। हम यदि एक शाब्दिक अर्थ में बात करें, और यह कैसे होगा? वैश्वीकरण के 4 तत्व है। कितने तत्व है? 4। प्रवाह किसका? आवाजाही। प्रवाह किसका? वस्तुओं का, मुद्रा का, विचारों का, सेवाओं का प्रवाह होता है तो पूरा विश्व आपस में जुड़ जाता है। इसी को हम वैश्वीकरण की घटना कहते हैं। तो किताब के अनुसार इसका यह उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। आपने इसके मिलते जुलता लिखा है तो उसके अनुपात में आपको नंबर मिलेंगे। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश। दिसंबर 1952 में 1952 में घोषणा हो गई और 1953 में अस्तित्व में आ गया था आंध्र प्रदेश। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? वामपंथ का देखिए, एक तो है दक्षिण पंथ और एक है वामपंथ। हम वामपंथ की चर्चा करते हैं केवल। वामपंथ का मतलब है कि जो गरीबों और वंचित वर्गों के हितों की पैरवी जो करते हैं, गरीबों और वंचितों के हितों का जो समर्थन करते हैं, उनके हितों की जो पैरवी करते हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो समूह हैं, जो
पिछड़े सामाजिक समूह, गरीब, वंचित वर्ग, पिछड़े जो सामाजिक समूह है, पिछड़े सामाजिक जो समूह है, गरीबों, वंचितों, पिछड़े सामाजिक समूहों के हितों की सुरक्षा, उनकी जो तरफदारी करते हैं, इन हितों की, गरीब, वंचित, पिछड़े सामाजिक समूहों के हितों की तरफदारी जो करते हैं और इनके हित में जो नीतियां बनाई जाती है सरकार के द्वारा, उन नीतियों का जो समर्थन करते हैं, उन्हें हम वामपंथी कहते हैं। यानी कि इसी आधार पर राजनीतिक दलों को दो भागों में हम बांटते हैं, वामपंथी और दक्षिणापंथी। वामपंथी का तात्पर्य है ऐसे लोग, जो ऐसे विचारधारा के लोग जो गरीबों, वंचितों, पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं और सरकार द्वारा इनके हित में बनाई गई नीतियों का जो स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, उनको हम कहते हैं वामपंथी। अब आपने कितना लिखा, ब्रैकेट में से दिया गया प्रश्न है तीसरे पार्ट में से। भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? पूर्वोत्तर को कहा जाता है। पूर्वोत्तर को कहा जाता है। लिखा तो इतना है तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन इसमें यदि 7 देश, 7 राज्य के नाम यदि लिख ही लो आप, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है और नागालैंड है और त्रिपुरा, ये लिखते तो भी ठीक, नहीं तो पूर्वोत्तर ही इसका उत्तर सही होगा, क्योंकि सीधा पूछा गया भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता? पूर्वोत्तर को कहा जाता है। तो ये हो गया आपके 10। इन 10 में से कितने नंबर आ रहे हैं, कितने सही हुए? मेरे हिसाब से 7 प्रश्न या 8 प्रश्न आपके सही है, तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो कुल मिलाकर अब तक हमारे प्रश्न हो चुके हैं 15, 7 और 10, 32। आप मुझे सामूहिक रूप से बता दीजिए इन 32 में से आपके कितने सही हुए हैं। 25 प्लस की स्थिति में आप है तो बढ़िया स्थिति में है, और यदि आप 30 के आसपास है तो बहुत अच्छी स्थिति में है। 32 में से 32 सही है तो वो आपकी बहुत जबरदस्त तैयारी थी, तब ये स्थिति में आप लोग आ रहे हैं। तो सारे प्रश्न तो हो गया ना, कोई पीछे तो नहीं बचा है? एक एक नंबर वाला ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 2-2 अंक के प्रश्नों की। खंड ब, मार्शल योजना से क्या तात्पर्य था? देखिए, मार्शल योजना 1947 से लगाकर 1947 से लगाकर 1952 के बीच में अमेरिका के द्वारा पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के हेतु जो योजना चलाई गई थी, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए। देखिए, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के देश, सोवियत संघ, रूस में शामिल हुए थे, पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका में शामिल हुए थे। तो पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक फायदा देने के लिए, उनके विकास और आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जो योजना प्रारंभ की गई थी, उसको हम किस नाम से जानते हैं? मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। 1948 में एक विशेष रूप से इस बात का भी जिक्र करना था आपको, यूरोपीय संघ के निर्माण में भी इस परिघटना का योगदान है। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। इसी के तत्वाधान में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। इसी के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी, और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना करने का उद्देश्य ही था पश्चिमी देशों की आर्थिक मदद करना। पश्चिमी यूरोप के देशों की क्या मदद करना? आर्थिक मदद करना, ताकि ये सभी देश, ये देश अमेरिकी गुट में बने रहे। समझे आप मेरी बात? मार्शल योजना का तात्पर्य था पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक विकास करना, जो अमेरिकी गुट में शामिल थे, उनको एक तरह से फायदा देना, ताकि वो पश्चिमी यूरोप के जो देश है वो अमेरिकी गुट में बने रहें। तो वो आर्थिक जो है मार्शल योजना थी 1947 से 1952 के तहत। इसी के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसका मूल उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक विकास करना या उनको मदद देना। इससे मिलती जुलती बातें आपने लिखी है। यदि आपने इतना ही लिख दिया है कि पश्चिमी यूरोप के देशों का, इस योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों का आर्थिक विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था, मेरे हिसाब से आपको नंबर मिलने चाहिए। अगला, भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, इस कथन के पक्ष में कोई कारण बताइए। पहला कारण तो यह है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, विशाल आबादी वाला देश है। चीन के बाद भारत विशाल आबादी वाला
दूसरा बड़ा देश है। दूसरी बात, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा। पॉइंटों में उत्तर देने थे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां कम्युनिस्ट पार्टी एक ही राजनीतिक दल है। विशाल आबादी नहीं, पूरे विश्व की 1/5 जो आबादी वो अकेले भारत देश में रहती है। तीसरा पॉइंट, हालांकि आपको 2 ही लिखने थे, तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भारत ने यूएनओ की प्रत्येक पहल कदमी में भाग लिया, बढ़ चढ़कर, विशेष रूप से शांति अभियानों में भारत ने बहुत जबरदस्त योगदान दिया। चौथा है कि हम नियमित रूप से यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में क्या दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। ये कुछ ऐसे तर्क है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि वर्तमान में भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है और इसके तहत भी भारत को जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, इसके कथन के पक्ष में कोई 2 कारण ही पूछे मेरे हिसाब से, 2, कोई भी 2 आपने इसमें से लिखे इस प्रकार से पॉइंट से, तो आपको नंबर 2 में से 2 मिलने चाहिए। छठा, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय। देखिए, एक तो शब्द है अस्त्र नियंत्रण और दूसरा है निशस्त्रीकरण। शीत युद्ध के दौरान अत्यधिक हथियारों का जमावड़ा हो रहा था। सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दोनों अधिक से अधिक हथियारों को प्राप्त करना चाहते थे। इसको हम कहते हैं शस्त्रीकरण। लेकिन एक समय उनको महसूस हुआ कि इतने विध्वंसक हथियार हमने एकत्रित कर दिए हैं जो कि पूरी मानव सभ्यता के लिए घातक हो सकते हैं। अतः उन्होंने सबसे पहले निशस्त्रीकरण की संधियां की। निशस्त्रीकरण का मतलब है कि कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आना, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आना, किस्म के हथियारों से बाज आना। आप कहोगे क्या मतलब हुआ हथियारों से बाज आना? यानी कि जो बहुत अधिक घातक है, हथियारों से बाज आना। उन हथियारों को बाज आना का मतलब है उनको उत्पादन नहीं करना, वो बिल्कुल भी हथियार नहीं रखने। ऐसे विध्वंसक हथियार, रासायनिक और जैविक हथियार जो मानव के लिए बहुत अधिक घातक थे, उन हथियारों को प्राप्त नहीं करना ही निःशस्त्रीकरण है। निःशस्त्रीकरण जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं BWC, इस संदर्भ में 2 संधियों का जिक्र आपको करना ही चाहिए था, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है CWC, और हमने बहुत बार इन संधियों को बताया था। इसके ऊपर 155 से अधिक देशों ने और इसके ऊपर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। BWC यानी जैविक हथियार संधि और CWC यानी रासायनिक हथियार संधि। जैविक और रासायनिक हथियारों को पूर्णतः प्रतिबंध करने के लिए जो संधि की गई थी उसको हम कहते हैं निःशस्त्रीकरण की संधि। तो बहुत ढंग से याद रखना था, और आपने कैसा लिखा हो तो आपके ऊपर है, लेकिन निःशस्त्रीकरण का तात्पर्य कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आना। किसी भी देश की चाहे कितनी बड़ी वो ताकत है, उसकी आकार कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो चाहे कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के हथियारों से उनको बाज आना था, उन हथियारों को प्राप्त नहीं करना था, क्योंकि वो मानव के लिए बहुत अधिक विध्वंसक है। पर्यावरण संरक्षण में भारत के महत्वपूर्ण योगदान के कोई 2 बिंदु लिखने थे। देखो, भारत ने पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान अपनी तरफ से दिया। सबसे पहले स्वच्छ ईंधन प्राप्त करने के लिए नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी बनाई भारत ने। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, क्या उद्देश्य था इसका? स्वच्छ ईंधन, वाहनों में स्वच्छ ईंधन हो ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो, प्रदूषण कम से कम हो। स्वच्छ ईंधन हेतु यह पॉलिसी बनाई गई। एक तो पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते थे कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बनाया हमने वर्ष 2001 में। ऊर्जा संरक्षण या संरक्षण अधिनियम 2001 बनाया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2001, जिसका उद्देश्य था कि ऊर्जा का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। तीसरी बात, इसमें बिजली अधिनियम बनाया हमने 2003 में, और बिजली अधिनियम बनाने का उद्देश्य क्या था? बिजली अधिनियम बनाने का उद्देश्य यह था ताकि ऐसी स्रोतों से बिजली उत्पन्न करना जो नवीकरणीय है, जिनका नवीनीकरण किया जा सके, जो प्रदूषण, पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचा। जैसे सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, इससे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता है, और ये नवीकरणीय, इनका नवीनीकरण भी होता रहता है। और आप इसमें एक पॉइंट और लिख सकते थे कि प्राकृतिक गैस का आयात करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना। प्राकृतिक गैस का
आयात करना और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना, स्वच्छ ईंधन का। इसके अलावा बायोडीजल के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया था। इन चार में से कोई भी 2 पॉइंट आप यदि यहां पर लिखते तो 2 में से 2 नंबर आपके पक्के मान के चलिए। पॉइंट में सभी प्रश्नों के उत्तर देने। अगला, आजादी के पश्चात भारत को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आजादी के पश्चात भारत के सामने 3 चुनौतियां थी। प्रारंभ के तीनों पार्ट इसका उत्तर था राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पहली, राष्ट्र निर्माण की चुनौती का मतलब था कि देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने की चुनौती। इसमें आपको लिखना चाहिए था, 2 नंबर का प्रश्न था, नहीं लिखा तो भी मेरे हिसाब से नंबर मिल जाएंगे। लिखना यह चाहिए था कि राष्ट्र निर्माण के सामने कौन सी चुनौतियां थी, तो भारत पाक विभाजन से उत्पन्न चुनौती थी पहली। दूसरी, देशी रियासतों के एकीकरण की चुनौती थी। तीसरी थी राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती, पुनर्गठन की चुनौती। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती। दूसरी थी भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, क्योंकि भारत जैसे अविकसित और भारत जैसे अशिक्षित देश में लोकतंत्र स्थापित करना उस समय हिमालय पर चढ़ाई करने जैसा कार्य था। क्योंकि विश्व के किसी भी गरीब और किसी भी अशिक्षित देश में, क्योंकि भारत की उस समय मात्र 15% आबादी शिक्षित थी, तो एक अशिक्षित और अविकसित देश में लोकतंत्र स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य था। तीसरा था भारत का नियोजित विकास करना, क्योंकि लंबे समय के बाद में, सैकड़ों वर्षों के बाद में भारत आजाद हुआ और ऐसी स्थिति में भारत की आर्थिक स्थितियां बहुत विपरीत थी। इन विपरीत हालातों में भारत का नियोजित विकास करना एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय था। योजना आयोग का गठन किया गया, 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की योजनाएं बनाएगी। इसमें से कोई 2 चुनौती के बारे में आपको बात करनी थी, 2 पॉइंट आपको लिखने थे। बॉम्बे प्लान तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ही। 1944 में, आजादी से पहले ही, बॉम्बे के उद्योगपतियों के समूह ने, बॉम्बे के उद्योगपतियों के समूह ने एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। कैसा प्रस्ताव? संयुक्त। 8 उद्योगपति थे, अर्देश्वर दलाल, वो नहीं लिखना था आपको। संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया और सरकार से उन्होंने निवेदन किया, सरकार को उन्होंने ये प्रस्ताव सौंपा कि इसका मूल उद्देश्य था कि नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए भारत में, भारत का नियोजित विकास होना चाहिए, नियोजित अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था। हालांकि उद्योगपति कभी नहीं चाहते हैं कि सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे, लेकिन भारत के उद्योगपति भी उस समय चाहते थे कि भारत की जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अनुसार विकास की जिम्मेदारी केवल और केवल भारत सरकार को निर्वहन करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और आजादी के बाद भारत का नियोजित विकास होना बहुत जरूरी है। और इसके 2 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे? 2 मैं यहां लिखता हूं। पहला इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए। सरकार औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि भारत सरकार बड़े बड़े जो सार्वजनिक उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र में सरकार को उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। सरकार औद्योगिक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाए, निवेश करे। और दूसरा, भारत में जो आर्थिक निवेश करना चाहिए, सरकार को आर्थिक निवेश करना चाहिए। ये 2 इसके उद्देश्य थे, या ध्यान रखना इस बॉम्बे प्लान के उद्देश्य के अनुसार कि सरकार औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। नियोजित अर्थव्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था। वापिस समझ लीजिए कुछ ही लाइन में। 1944 में बॉम्बे के उद्योगपतियों ने एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसका उद्देश्य था कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था संचालित होनी चाहिए। सरकार को विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक निवेश करना चाहिए। सरकार द्वारा नियोजित प्रणाली के तहत भारत का विकास होना चाहिए। इसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। भारत में गठबंधन की राजनीति के क्या प्रभाव पड़े? कोई 2 प्रभाव बताइए। 1989 के बाद में केंद्र में गठबंधन की सरकारों का दौर प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद वर्ष 2014 तक, यानी 1984 से लगाकर वर्ष 2014 तक 30 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में गठबंधन का जो युग प्रारंभ हुआ उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? मैं 2-3 बिंदु लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिए कौन से आपने लिखे। एक तो ये जो गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ, पहला तो यह परिवर्तन आया कि इससे बहुदलीय शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई। बहुदलीय शासन, आप कहोगे बहुदलीय शासन का मतलब क्या है? आप समझ लीजिए एक बार को कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख नहीं है कि भारत में एक दलीय शासन होगा
या द्विदलीय होगा या बहुदलीय होगा। इसका मतलब भारत में सभी राजनीतिक दल इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं। हालांकि आजादी के बाद से बहुत से राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़े, लेकिन एक ही पार्टी का लगभग दबदबा रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन जब से ये गठबंधन का युग प्रारंभ हुआ, भारत में बहुदलीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। वास्तव में अब सरकार केंद्र में जो बन रही थी, एक या दो दलों की नहीं बल्कि दो या दो से अधिक दलों की जो सरकार बन रही थी, तो हम कह सकते हैं कि बहुदलीय शासन प्रणाली की क्या हो गई शुरुआत। बहुदलीय शासन प्रणाली की क्या हो गई शुरुआत। एक तो पॉइंट आपको यह लिखना था, और कोई भी दो लिखने थे, मैं 4-5 लिख रहा हूं। एक, गठबंधन सरकारें बनना प्रारंभ हुई, गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ। गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ। गठबंधन सरकारों का दौर का मतलब था कि जो भी अब सरकारें बन रही थी वो मिलीजुली सरकार बन रही थी, साझा सरकारें बन रही थी, गठबंधन की सरकारें बन रही थी। किसी एक या दो एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा था। तीसरा, क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी। क्षेत्रीय दल किसको कहते हैं? ऐसे दल जो प्रांतीय दल कह सकते हैं, राज्य स्तरीय दल कह सकते हैं, जो विशेष रूप से किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित होते हैं, उनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी। क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ी क्योंकि केंद्र में जो भी सरकार बनी 1989 के बाद, क्षेत्रीय दलों के सहयोग के बिना वो सरकारें नहीं बनी तो क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी बढ़ी, क्षेत्रीय दलों को महत्व भी मिला और क्षेत्र विशेष को महत्व भी मिला। एक और पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते थे कि क्षेत्रीय दलों को महत्व मिलने के कारण, क्षेत्र विशेष को महत्व मिलने के कारण दलित व पिछड़े वर्गों की राजनीति में नुमाइंदगी बढ़ी, इनकी भूमिका बढ़ी, राजनीति में भूमिका बढ़ी और इनके महत्व को स्वीकार किया जाने लगा। यही तो कारण था कि वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण भी इस समय दिया था। इन 4 पॉइंट में से आपने कोई भी 2 पॉइंट लिखे तो आपको नंबर पूरे मिलने चाहिए। एक दो पॉइंट इसमें और भी जोड़े जा सकते हैं क्योंकि एक ऐसा प्रश्न था, किताब में जो थी वो तो बातें मैंने बता दी। बाकी भी हम अपने, हालांकि आंसर की जब जारी होगी इसकी, परीक्षक जब कॉपियां चेक करता तो उसको एक आंसर शीट दी जाती है, उसमें किताब के पेज नंबर लिखे होते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको, फैक्ट तो है सीधे सीधे लिख कर देंगे और बाकी किताब के पेज नंबर लिखते हैं, तो ये इसके उत्तर सही है। हो गया ये, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीति में दल बदल से आपका क्या अभिप्राय है? 1967 में पहली बार केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया, लेकिन इससे पहले गैर कांग्रेसवाद का उदय हो चुका था। राम मनोहर लोहिया ने, जो कांग्रेस पार्टी के अलावा जितने भी राजनीतिक दल थे वो एक छतरी के नीचे आए, जिनको गैर कांग्रेसवाद कहा गया। 1967 में विशेष रूप से 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इन 9 राज्यों में से यदि एक राज्य को छोड़ दिया जाए, तमिलनाडु, वहां एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल की पहली बार सरकार बनी, डीएमके की। बाकी जो 8 राज्य थे, उन 8 राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी। इन गठबंधन की सरकारों के बनने और बिगड़ने में दल बदल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में दल बदल जैसी शब्दावली का उल्लेख नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को पृष्ठभूमि बताई। 1967 में एक शब्दावली भारतीय राजनीति में आती है जिसको हम कहते हैं आया राम गया राम। आया राम गया राम। हरियाणा के एक विधायक थे जिन्होंने 15 दिन में, गया राम जिनका नाम था, 15 दिन में उन्होंने 3 दफा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में गए और वापिस तीसरी बार जब गए और वापिस 9 घंटे में उस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में वापिस आने की बात कही, तो पत्रकार महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राव वीरेंद्र सिंह को पूछा, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, कि क्या हो रहा। तब उन्होंने कहा गया राम थे, आया राम हो गए। तो 15 दिन में उन्होंने 3 दफा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में आए। तो दल बदल से संबंधित जुड़ी एक शब्दावली हो गई आपके आया राम गया राम। ये तो मैंने इसका एक बताया कि क्या चीज है। अब प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना था आपको। दल बदल से तात्पर्य है कि यदि कोई भी एमएलए या एमपी, कोई भी विधायक या सांसद, एमएलए और एमपी किसी भी राजनीतिक दल से टिकट लेकर चुनाव जीतकर लोकसभा या राज्यसभा, संसद या विधानमंडल में चला जाता है और उसका सदस्य बन जाता है, और उसके बाद में यदि वो उस दल की छोड़कर दूसरे दल में यदि शामिल हो जाता है तो इसको हम कहते हैं दल बदल। बहुत सामान्य शब्दों में, जनता द्वारा निर्वाचित कोई भी सदस्य, विशेष रूप से विधानसभा और विधानमंडल और संसद का सदस्य, जिस राजनीतिक दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ता है
और उसके बाद वो दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है मंत्री बनने के लिए अपने किसी लाभ लालच के कारण, तो उसको हम कहते हैं दल बदल। और भारतीय राजनीति में दल बदल से संबंधित एक शब्दावली है, आया राम गया राम। बस इतना आप लोगों को लिखना था। हालांकि ये चीजें एक्स्ट्रा है कि बाद में दल बदल को रोकने के लिए 52 अमेंडमेंट 1985 किया गया, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 91 अमेंडमेंट 2003 भी इसी से संबंधित है, जिसके तहत मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को निश्चित किया गया। तो भारतीय राजनीति में दल बदल से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी राजनीतिक दल से चुनाव जीतकर अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको हम दल बदल कहते हैं। आया राम गया राम का भी मेरे हिसाब से जिक्र करना था, क्योंकि आपकी किताब में यही दे रखा है, बाकी दल बदल से संबंधित और कुछ भी नहीं है। 1974 में गुजरात में जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसके क्या कारण थे? तो गुजरात में जो छात्र आंदोलन हुआ उसका पहला कारण तो था, पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जनवरी 1974 में यह आंदोलन हुआ छात्रों का, मोरारजी देसाई ने जिसका नेतृत्व किया था। इसका पहला कारण तो यह था कि भ्रष्टाचार, जो बड़े स्तर पर सरकारी स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके विरुद्ध में यह आंदोलन हुआ। दूसरा, जो महंगाई जो बढ़ रही थी, खाद्यान्न की जो कमी आई थी, बेरोजगारी जो बढ़ी थी, बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी, महंगाई की बढ़ना, भ्रष्टाचार का बढ़ना, ये कुछ ऐसे कार्य थे जिसमें खाद्य तेल की भी कमी थी। खाद्यान्न में आ गया खाद्य तेल की कमी। इसके कारण छात्रों में असंतोष था और उसका फायदा उठाया मोरारजी देसाई ने और इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 2 पॉइंट में लिखना था, भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होना, खाद्यान्न का संकट आना, खाद्यान्न तेल की कमी आना, बेरोजगारी बढ़ना, महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाना। तो ऐसी स्थिति में जो है आंदोलन किया उन्होंने। भारत में आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले? कोई 2 सबक लीजिए। यह चर्चा हो रही है जो 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाने का जो प्रावधान था, इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया। उस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बहुत से सबक हम लोगों को सीखने को मिले। कौन से सबक मिले? 4 सबक है, कोई भी आप 2 लिख दीजिए। पहली बात तो यह सबक सीख लिया कि भारतीय लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता है। भारत से लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता। लगभग 18 महीने के आपातकाल के बाद में भारतीय लोकतंत्र वापस पटरी पर आता है, चुनाव होते हैं, सत्ता पक्ष पराजित होता है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो एक तो यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत से लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता है। इस आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां और मजबूती को स्पष्ट किया। मजबूती तो यह कि भारत से लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा सबक कि आपातकालीन जो प्रावधान थे, इन प्रावधानों को कठोर किया गया, ताकि क्योंकि दूध से जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। सबसे पहले आपातकाल के बाद में 44 अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ था, 1979 में लागू होता है। इस आपातकाल के तहत जो आंतरिक अशांति जो शब्द था उसी को हटा दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आंतरिक अशांति आर्टिकल 352 में जो आंतरिक अशांति जो शब्द था जिसके आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, वैसे आर्टिकल 352 में 3 बातों का उल्लेख है। भारत या तो सशक्त 3 बातों का उल्लेख है, या तो बाह्य आक्रमण हो जाए भारत के ऊपर, और या फिर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, या आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर इसकी जगह शब्द लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह, यानी कि शस्त्र सहित विद्रोह नहीं हो जाता तब तक आप अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो आंतरिक अशांति की जगह क्या प्रावधान कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। दूसरा क्योंकि इंदिरा गांधी के मौखिक कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। तो इसको भी प्रावधान को परिवर्तित करके यह लिख दिया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित, पहली बार भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल जैसे शब्द का उल्लेख किया गया। मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के बिना राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे, यानी कि केवल प्रधानमंत्री के मौखिक कहने पर आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाएगा। तो पहला सबक,
भारत से लोकतंत्र को विदा नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आपातकालीन प्रावधानों को कठोर किया गया। और ज्यादा बेहतर तो यह लिखते आप कि नागरिक अधिकारों के प्रति लोग सचेत हुए, नागरिक अधिकारों के प्रति, क्योंकि आपातकाल में पहली बार जब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया 1975 में, जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हुआ था, तब लोगों को मौलिक अधिकारों का महत्व समझ में आया। कई नागरिक संगठन बने, लोग अपने नागरिक अधिकारों के प्रति सचेत हुए। और 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत एक प्रावधान यह भी कर दिया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 20 में जो अधिकार दे रखे हैं हमें मौलिक अधिकार, इनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कोई भी आप पॉइंट लिख सकते थे, और 2 पॉइंट कोई भी लिखे तो आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। ये भी लिख सकते थे कि इसमें जो भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियां और जो है मजबूती उजागर हुई। कोई भी 2 पॉइंट लिखने थे। अगला, क्षेत्रवाद को रोकने हेतु कोई 2 उपाय बताइए। क्षेत्रवाद को रोकने हेतु पहला उपाय तो यह था कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। किसको दूर करना? क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन का तात्पर्य यहां पर यह है कि किसी एक क्षेत्र का विकास हो जाना, दूसरे क्षेत्र का जब विकास नहीं होता है तो जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ रह जाता है वो आंदोलन करते हैं, क्षेत्रवाद की मांग करते हैं, कई बार अलगाववाद की मांग भी हो जाती है। मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में जो मिजो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों ने आंदोलन किया, उसका कारण यही था क्योंकि वह अकाल पड़ा और असम की सरकार ने उसकी तरफ विशेष ध्यान नहीं दिए। वास्तव में हम चाहते हैं कि अलगाववाद की मांग नहीं हो, क्षेत्रवाद की मांग नहीं हो, जो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहिए, जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनका विकास होना चाहिए। दूसरा, क्षेत्रीय असंतुलन लोकतंत्र के अभिन्न अंग है। जहां लोकतंत्र होगा वहां इस प्रकार की मांगे होगी। अतः सत्ता में साझेदारी के महत्व को, सत्ता में साझेदारी के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। सत्ता में साझेदारी के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। सत्ता में साझेदारी का मतलब है कि सभी वर्गों को सत्ता में साझेदारी प्राप्त होनी चाहिए। आपने श्रीलंका की घटना को देखा होगा, जातीय संघर्ष का मुख्य कारण था तमिलों को सत्ता में साझेदारी नहीं देना। यानी प्रत्येक व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन व्यवस्था होनी चाहिए, सत्ता में साझेदारी के महत्व को समझना चाहिए। तीसरा, हम इसमें यह ले सकते हैं कि जहां कहीं भी इस प्रकार से आंदोलन होते हैं, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, बल प्रयोग की अपेक्षा बातचीत के माध्यम से, समझौते के माध्यम से इस प्रकार की समस्याओं का जो है हल निकालना चाहिए। देखिए, मूल तो यह है क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना, सत्ता में साझेदारी के महत्व को जो है स्वीकार करना, मुख्यतः तो ये चीजें आएगी। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए बल प्रयोग की अपेक्षा। हमने ये चीजें नोट की, मिजो पर्वतीय क्षेत्र वाला मुद्दा था, चाहे पंजाब वाला मुद्दा था, चाहे असम वाला मुद्दा था, तीनों में अंत में समझौते के माध्यम से समस्याओं का खुशगवार बेहतर हल निकला। तो ये कुल मिलाकर ये 2 पॉइंट लिखने थे, ये भी लिखा तो भी सही होना चाहिए। भारत के 2 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए, आपको लिख देना था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। दूसरा नाम आप ये लिख सकते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सीपीआई-एम भी आप लिख सकते थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, ये भी आप लोग लिख सकते थे, बहुजन समाज पार्टी भी लिख सकते थे। लेकिन मुख्य तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आप लोगों ने लिखा होगा। किसी ने बहुजन समाज पार्टी लिख दिया होगा, सीपीआई-एम भी किसी ने लिखा होगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी भी आप लोग लिख सकते थे। मुख्यतः ये दोनों लिखने थे, 2 ही आप लोगों को पूछे गए थे। तो ये हमने चर्चा की। आप लोगों के पेपर में जो प्रश्न आए थे, कौन से 2-2 नंबर के और 1-1 नंबर के, बड़े बड़े प्रश्नों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आप लोगों को। यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखिए तो क्षेत्रीय शांति स्थापित करना, क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना, व्यापार को बढ़ावा देना, सुरक्षा स्थापित करना, समस्याएं जो क्षेत्रीय समस्या उनका समाधान बातचीत के माध्यम से करना, इनके उद्देश्य थे। भारत चीन संबंध, आपको भारत चीन के बीच में जो विवाद है, सीमा विवाद है, उसकी चर्चा करनी थी। ये विवाद जो प्रारंभ हुआ मुख्यतः जो है अपने तिब्बत मुद्दे वाला मुद्दा था, इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करनी थी। चीन और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है उसकी वजह से भी टकरार है, इसके बारे में बात करनी थी। भारत और श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में लिखना था, तमिल और सिहलियों के बीच में जो संघर्ष चला उसके कारण क्या थे, उससे कितना नुकसान हुआ, ये बातें आपको लिखनी थी। और भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत से विवाद है,
जो युद्ध हुए उनकी आप चर्चा कर सकते थे। 1965 वाला, 1971 वाले युद्ध की विशेष रूप से आप लोग चर्चा कर सकते थे। नदियों के जल के बंटवारे को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, कश्मीर के मुद्दे को लेकर बहुत सी बातें लिखी जा सकती थी। वैश्वीकरण के कोई भी प्रभाव लिखे जा सकते थे। सकारात्मक प्रभाव पूछे 3 नंबर का था तो 3 पॉइंट कम से कम लिखने थे कि इससे आर्थिक विकास हुआ, लोगों को वस्तुएं आसानी से सुलभ हुई, कोई भी पॉइंट लिखे जा सकते थे। हाँ, मंडल आयोग की सिफारिश है। तो बड़े वाले प्रश्न आपने अपने हिसाब से किए होंगे। मानचित्र तो मुझे लगता है आप सबका सही हुआ था, काफी सरल पूछा गया था। तो मैंने लगभग आपको 32 और 26 13 प्रश्न, ये 58 अंक का पेपर आप लोगों को हल करवाया है। और पीछे आपके 4-4 नंबर के प्रश्न थे, 1, 2 और 3, 12 और ये 12, 24 नंबर। तो कुल मिलाकर ये चॉइस रहेंगे। हाँ, चॉइस 12 प्रश्न थे 2-2 नंबर के। तो 56 नंबर का पेपर मैंने आप लोगों को हल करवाया है। बाकी बड़े वाले प्रश्नों में आपने थोड़ा बहुत भी टच में लिखा तो कुछ न कुछ नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अच्छी जिनकी तैयारी थी उन्होंने तो बहुत ढंग से इन प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। तो आप लोग मुझे बताएं कैसा हुआ आप लोगों का पेपर। मैं फिर कह रहा हूं, अंक महत्वपूर्ण नहीं है, प्राप्तांक महत्वपूर्ण नहीं है, प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है, आपने सीखा कितना यह महत्वपूर्ण है। कक्षा 12th के विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल से आप लोग अवश्य जोड़ें। आप तो 12th उत्तीर्ण हो ही गए हैं, आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूं। लेकिन जो कक्षा 11th में जो विद्यार्थी है, क्योंकि हमने YouTube चैनल पर पूरी 12th के NCERT को पढ़ा रखा है, आप ठीक से छुट्टियों में भी बच्चे इनकी तैयारी कर सकते हैं। तो कैसा रहा हमारा प्रयास, आप लोग जरूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। चैनल को भी आपको ठीक लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।